बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ 18th अमेंडमेंट के नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। पार्ट 1 ऑफ 18th अमेंडमेंट में मैंने आपके साथ डिस्कस किए सारे पॉजिटिव पॉइंट्स। 18th अमेंडमेंट क्या होती है, क्यों होती है, वो मैंने आपके साथ सब डिस्कस कर लिया था, उसकी हिस्ट्री भी डिस्कस कर ली थी। तो पार्ट 2 आपको तभी समझ आएगा जब आपने पार्ट 1 अंडरस्टैंड किया होगा। तो नेगेटिव पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट है। आगे जाके हम एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड करेंगे क्या ये ठीक है कि नहीं है। 7th NFC अवार्ड ट्रिगर फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर सेंटर। अब एक सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि जो NFC अवार्ड बना है उसकी वजह से जो सेंटर है उसको फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बजट में से डेप्ट ऑब्लिगेशंस पे करे एंड एज वेल एज डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। लेकिन जो सेंटर है वो कहते हैं कि भाई हमारे पास इतने पैसे बचते ही नहीं है, इतना फाइनेंस होता ही नहीं है कि हम डिफेंस या डेप्ट ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर सकें। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट के आने की वजह से जो पैसा है, जो नेशनल वेल्थ है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, वो ज़्यादातर किसके पास चला गया है? वो प्रोविंसेस के पास चला गया है। ठीक है। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि ये जो 18th अमेंडमेंट आई है तो सेंटर के पास पैसा ही नहीं बचता, और उसकी वजह से जो सेंटर है वो फिस्कल डेफिसिट को फेस कर रहा है। और एक रिसर्च के मुताबिक एक आर्टिकल में IMF ने ये लिखा था कि पाकिस्तान इन टॉप 15 डेफिसिट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फैक्ट्स फिगर्स कुछ लिखे हुए हैं। हाँ जी, एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोशिश करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करें, क्योंकि फैक्ट्स फिगर ऐड करने से क्या होगा कि आपका पेपर दूसरे स्टूडेंट से डिफ्रेंशिएट होगा, एग्जामिनर को नज़र आएगा कि इस बच्चे ने मेहनत की हुई है। और याद रखें कि जब आंसर लिख रहे होते हैं तो आपके हाथ में 3 चीज़ें होनी चाहिए, एक मार्कर, ब्लू मार्कर, एक पॉइंटर और एक आपके हाथ में बॉल पेन होनी चाहिए। ठीक है। तो जहाँ फैक्ट फिगर आए या जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट आए, कोशिश करें उसको हाईलाइटर से लिखें, कोशिश करें उसको मार्कर से लिखें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, वो उसको अट्रैक्ट करें। वेल, अगर हम बजट देखें 2016-2017 का, ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट कितना था? 3.8%। देन बजट ऑफ 2017 एंड 18 और फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया? 4.9%। देन 2018-2019 में 5.0% आपका फिस्कल डेफिसिट चला गया, और 2020 के बजट में 7.1% फिस्कल डेफिसिट हो गया पाकिस्तान का। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट मुसलसल बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 3.8, देन 4.9, देन 5.0, देन 7.1। ठीक है। और उसके अलावा सेंटर कहती है कि भाई हम डेप्ट ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर देख सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारी जो डेप्ट सर्विसिंग ऑब्लिगेशंस थी दैट वाज 891 बिलियन, जबकि लास्ट ईयर जो हमारा बजट था दैट वाज अराउंड अबाउट 11 बिलियन डॉलर। तो अब सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो सेंटर है उनके पास इतना पैसा होता ही नहीं है कि वो डेप्ट सर्विंग ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर सके एंड एज वेल एज अपने डिफेंस पे पैसा लगा सके। तो वो कहते हैं कि भाई ये 18th अमेंडमेंट का एक नेगेटिव पॉइंट है कि हमें फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा है। अब फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा इशू जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है वो है जी बॉर्डर फेंसिंग इशू। ठीक है। Construction on the border barrier unilaterally began in March 2017 following a series of deadly and costly clashes between Pakistani security forces and Afghan
aligned militants in Pakistan's tribal areas that greatly intensified hostilities in the war in northwest Pakistan. देखें, मसला यहाँ पर है ड्यूरेंट लाइन का, ठीक है। वहाँ से बहुत सी इंसर्जेंसीज हो रही हैं बलूचिस्तान में, बहुत से ऐसे लोग बलूचिस्तान में एंटर हो रहे हैं, बहुत सी ऐसे नेशनलिस्टिक फोर्सेस वहाँ पे उठ रही हैं जो नहीं उठनी चाहिए, बहुत से ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स वहाँ पे बन चुके हैं बलूचिस्तान में जिन्होंने बलूचिस्तान का माहौल बहुत ख़राब कर दिया है। तो पाकिस्तान को ज़रूरत किस बात की है? पाकिस्तान को ज़रूरत इस बात की है कि बॉर्डर फेंसिंग की जाए वहाँ पर, और पाकिस्तान के जो सेंटर है उनसे पैसे भी मांगे गए कि भाई हमें पैसे दो, हम वहाँ पे बॉर्डर फेंसिंग कर दें ताकि बलूचिस्तान इंसर्जेंसी को रोका जा सके। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो पहले रो रही है कि भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है। इसके अलावा एक यहाँ पे एग्जांपल दूंगी वाहगा बॉर्डर की। वाहगा बॉर्डर कौन सा बॉर्डर है? जो कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, तो इंटरनेशनल बॉर्डर भी कहते हैं, मतलब जो LOC से स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ पर पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने, पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उससे पैसे मांग के भाई हमें पैसा दो, हम वाहगा बॉर्डर पर फेंसिंग कर सकें। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो पैसा है नहीं, हम आपको कहाँ से पैसे दें। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास 100 बिलियन रुपीस भी नहीं थे बॉर्डर की फेंसिंग के लिए, ठीक है, बकौल फेडरल गवर्नमेंट। और प्रोविंसेस ने भी किसी किस्म की हेल्प नहीं की, उन्होंने नहीं कहा कि चले ठीक है आप हमसे ले लें। इस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करना पड़ा है पाकिस्तान को ड्यू टू 18th अमेंडमेंट। लेट्स डिस्कस सेकंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ 18th अमेंडमेंट। अब जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है उनका एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि इशू ऑफ इनकैपेसिटी इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। वो कहते हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो इनकैपेबल है, उनमें कैपेसिटी ही नहीं है कि वो हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, पुलिस सेक्टर और इसके अलावा डिफरेंट इंस्टीट्यूट और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को रन कर सके। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो बजट में से पैसा तो ले लेते हैं लेकिन हेल्थ, एजुकेशन और इसके अलावा डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनमें कोई भी इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर हम देखें तो बलूचिस्तान का आज क्या हाल है, ठीक है, अगर हम देखें तो KPK का क्या हाल है, ठीक है। तो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं ये इस काबिल है ही नहीं कि आप इनको पैसे एलोकेट करो, ये इस काबिल है ही नहीं कि आप इनके अंडर इन सब्जेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो। तो बेहतर यही है कि इनके अंडर, इनके कंट्रोल में जो सब्जेक्ट्स हैं वो इनसे वापस ले लिए जाएं, ठीक है। वो ये कहते हैं सेकंड स्कूल ऑफ थॉट। तो एक तरह से वो कह रहे हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में, प्रोविंशियल अथॉरिटी के अंडर, वो उनसे वापस ले लिए जाएं, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ही इनकैपेबल, पैसा ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, खुद खा पी जाते हैं। क्लियर? ये उनको एक इशू है। देन अगली वो कौन सी बात करें हम? इशू ऑफ लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। फिर वो कहते हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो डेलिब्रेटली नज़र आ रहा है कि वो लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना ही नहीं चाह रहे, उनको एफिशिएंट करना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि वो हमेशा अपनी गवर्नमेंट को ही स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग हो और उनके सामने प्रॉब्लम्स रखी जाएं, उनको क्लैरिफिकेशंस दी जाएं। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को बेहतर नहीं किया जा रहा। तो एक तरह से यहाँ पे भी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकैपेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं और हिट कर रहे हैं। नंबर 4, प्रिवेंट रैशनलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज। अब सेकंड स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब हर प्रोविंस का एक अपना ही स्टैंडर्ड है, चाहे एजुकेशन का स्टैंडर्ड हो, हेल्थ स्टैंडर्ड हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। मतलब सेंटर और प्रोविंसेस लेवल पे जो पॉलिसीज बनती हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है।
और जो पॉलिसीज प्रोविंसेस बना रहे हैं वो उनको सही तरह से इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रुक कर एक दफ़ा सोचा जाए कि वो पॉलिसीज जो सेंटर बना रही है क्या उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि तमाम प्रोविंसेस की अपनी पॉलिसीज होती हैं और वो उनको सही तरह से रेगुलेट नहीं कर पा रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे अपने ही प्रोविंस में। देन वो एक बात ये भी करते हैं कि ना ही सेंटर की पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो पाती है किसी भी प्रोविंस में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दे देते हैं कि फ़र्ज़ करो कि आजकल कोविड-19 का एक टेन्योर चल रहा है। ठीक है, सेंटर ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, कुछ प्रिकॉशंस रखी हैं कि भाई इन प्रिकॉशंस को ओबे करना है सबने। होना तो ये चाहिए था कि तमाम प्रोविंसेस को भी एक यूनिफॉर्मिटी कायम करनी चाहिए थी सेंटर के साथ और मिलकर अपने अपने प्रोविंस में ये काम करवाना चाहिए था कि सब कोविड-19 की प्रिकॉशंस को फॉलो करते जो सेंटर ने बना दी। ठीक है, क्योंकि उसमें सबका ही फ़ायदा था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इतना सीरियस इशू है कोविड-19, किसी भी प्रोविंस में उस पॉलिसी पर अमल हो ही नहीं रहा जो सेंटर ने बनाई है। सबने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं और जब इस तरह अपनी अपनी पॉलिसीज़ बनती हैं तो क्या होता है, कोई एक भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो एक तरह से रैशनलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज नहीं हो रही। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है 18th अमेंडमेंट का सेकंड स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक। ओके, अब मैं बात करती हूँ शुड वी रिवोक 18th अमेंडमेंट, क्या हमें 18th अमेंडमेंट को रिवोक कर देना चाहिए। चलो एक पल के लिए सोचते हैं कि हम रिवोक कर देते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। फिर से आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें बहुत से चेंजेस आएंगी। फिर से आपकी जो गवर्नमेंट्स होंगी उनको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट्स की छुट्टी करवा दी जाएगी, उनकी पूरी पूरी कैबिनेट की छुट्टी करवा दी जाएगी। तो इसके बहुत से बैड इफ़ेक्ट्स होंगे, प्लस डेमोक्रेसी वीकन हो जाएगी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वीक हो जाएगी। अगेन सेंटर और प्रोविंसेस के जो रिलेशंस जो बेहतर हुए हैं, ठीक है, टू सम एक्सटेंट वो फिर से कोलैप्स कर जाएंगे। तो इस तरह के बहुत से इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो आप खुद से लिख सकते हैं। और अब अगर आप मेरा वर्डिक्ट सुनना चाहते हैं कि क्या 18th अमेंडमेंट रिवोक होनी चाहिए, तो मेरा एक ही जवाब है, एब्सोल्युटली नॉट। 18th अमेंडमेंट रिवोक नहीं होनी चाहिए। अगर 18th अमेंडमेंट रिवोक हो गई तो बहुत से मसले पैदा होंगे, बहुत से मसले पैदा होंगे। आपकी डेमोक्रेसी फिर से क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अच्छा, अब जाते जाते मैं आप लोग से छोटी सी बात करती जाऊँ कि क्यों इतना मसला आ रहा है, क्यों इतनी डिबेट चल रही है 18 अमेंडमेंट पे। मसला क्या एक्चुअली में, देखिए, चैलेंजेस पॉजिटिव नेगेटिव रिस्क मैं आप लोग से डिस्कस कर चुकी हूँ। इतना मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पर खुलकर डिबेट नहीं हुई है। किस पे, 18th अमेंडमेंट पे। जैसे कि अमेंडमेंट पर हमारे पार्लियामेंट में सिर्फ तकरीबन 6 दिन डिबेट हुई है। 18th अमेंडमेंट एक्चुअली रिक्वायर्ड ओपन डिबेट इन पार्लियामेंट। अगर सब बैठ के एक ओपन डिबेट कर लेंगे पार्लियामेंट में तो ये सारे मसले हल हो सकते हैं। अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा एक डेटा शेयर करूं कि 8 अमेंडमेंट हुई, ठीक है, और उस पर तकरीबन कितना टाइम एलोकेट हुआ डिस्कशन का, 41 डेज 8 अमेंडमेंट पे। फिर सेकंड अमेंडमेंट हुई, उस पर तकरीबन 3 मंथ एंड 7 डेज एलोकेट हुए डिस्कशन पे। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, उस पर तकरीबन 2 मंथ और 7 दिन लगे डिस्कशन पे। देन 18th अमेंडमेंट डिबेट हुई नेशनल असेंबली में सिर्फ 2 दिन, और 18th अमेंडमेंट डिबेट हुई सेनेट में सिर्फ 4 दिन। लेकिन जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर, 10 महीने वहां पर डिस्कशन होती रही थी 18th अमेंडमेंट में। तकरीबन 77 मीटिंग्स हुई थी। कमेटी ने नो डाउट अच्छा काम किया, लेकिन पार्लियामेंट में भी ओपन डिबेट होनी चाहिए थी।
18th अमेंडमेंट पे। यही वजह है कि ओपन डिबेट नहीं हुई, इसलिए बहुत से कंट्रोवर्सीज जनरेट हो रही हैं 18th अमेंडमेंट पे। अभी भी टाइम है, अभी भी 2 स्कूल ऑफ थॉट प्रेजेंट हैं पाकिस्तान में। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको चाहिए कि अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं उनको एक साइड पे फेंक के पार्लियामेंट में कुछ मीटिंग्स, कुछ सिटिंग्स कंडक्ट करवाएं, बैठ के एक ओपन डिबेट करें। सिर्फ ये आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, ये नहीं कि 18 अमेंडमेंट किसने करवाई, क्यों करवाई, ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ इंटरेस्ट पाकिस्तान का सामने आपने रखना है। तो इस तरह जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई हैं वो भी ख़त्म हो सकती हैं। So this is all about 18th amendment. If you have any question, do write your question in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।